आप देख रहे हैं आज की ताजा खबर। मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। पेट्रोल डीजल की लगातार बढ़ती कीमतों से परेशान आम आदमी को केंद्र की सरकार ने बड़ा दिवाली गिफ्ट दिया है, और वो ये कि केंद्र की मोदी सरकार ने पेट्रोल पर 5 रुपए और डीजल पर 10 रुपए एक्साइज ड्यूटी घटाने का फैसला किया है। मतलब ये कि पेट्रोल के दाम 5 रुपए और डीजल के दाम 10 रुपए कम हो गए हैं। सरकार का ये फैसला आज से लागू भी हो गया है। 3 नवंबर को दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 110 रुपए 4 पैसे थी और 1 लीटर डीजल की कीमत 98 रुपए 42 पैसे थी। अगर तेल कंपनियां कीमतें नहीं बढ़ाती हैं तो फिर एक्साइज ड्यूटी में कटौती के बाद दिल्ली में दिवाली के दिन यानी आज पेट्रोल की कीमत घटकर 105 रुपए 4 पैसे और 1 लीटर डीजल की कीमत 88 रुपए 42 पैसे हो गई है। कच्चे तेल की कीमतों के आधार पर तेल कंपनियां रोजाना सुबह भाव तय करती हैं। फिलहाल पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी और राज्यों के वैट को मिलाकर करीब 60% टैक्स लगता है। पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क करीब 32 रुपए 90 पैसे प्रति लीटर और डीजल पर उत्पाद शुल्क 31 रुपए 80 पैसे वसूला जाता है। निश्चित रूप से देशवासियों के लिए और खास करके जो कृषि उत्पादक समूह से लेकर के विभिन्न संवर्ग के लोगों के लिए तात्कालिक रूप से एक राहत भरी और सुकून भरी खबर है। इस सरकार ने इतने तोहफे दिए हैं कि जो पहले कभी किसी सरकार ने नहीं दिए, और सरकार शायद ये सरकार ही पहली आई है जो जनता के बारे में सोचती है, और इसने ये आज और नया तोहफा दिया तो बहुत अच्छी बात है। को एक बहुत वेलकम स्टेप मानती हूँ गवर्नमेंट की तरफ से, एंड आई थिंक सो इट्स अ गिफ्ट फॉर द लेडीज स्पेशली। सर आम आदमी के लिए तो इससे अच्छा दिवाली का तोहफा कुछ हो ही नहीं सकता। दिस इज अ गिफ्ट टू मी और टू द दिल्ली पीपल। तो बहुत अच्छी बात है, बहुत राहत मिलेगी। कम कर दिया तो अच्छी बात है। हम लोग मिडिल क्लास के आदमी लोग के लिए बहुत अच्छी बात है। ऑफर है दीपावली के, समझ लो बोनस मिल रहा है, और कुछ कम हो जाए तो अच्छा रहेगा। जो जैसा वैसा चला रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको रिलीफ तो मिली होगी। हाँ, थोड़ा बहुत रिलीफ है उससे। मोदी सरकार का तोहफा है और ये पब्लिक के लिए बहुत अच्छा है, और मुझे लगता है सरकार को और कम करना चाहिए। पर ये भी बहुत खुशी की बात है, दिवाली के समय इतना होना भी बहुत अच्छी बात है। दिवाली का तोहफा तो बोल सकते हैं, क्योंकि ये 5 रुपए भले ही हैं कहने को, लेकिन इससे जो कॉमन मैन है उसकी तो जेब पे काफी फर्क पड़ेगा। देश के विकास के लिए 5 रुपए और लेती भी थी सरकार, तो कोई बहुत उसका नकारात्मक प्रभाव नहीं है। हम लोग बड़े खुशी खुशी पैसे देते हैं और पेट्रोल डलाते हैं इसलिए ताकि देश के विकास में इसका सदुपयोग हो। यही नहीं, एक्साइज ड्यूटी में कटौती के साथ ही केंद्र सरकार ने राज्यों से भी पेट्रोल और डीजल पर वैट घटाने की अपील की, ताकि पेट्रोल और डीजल के दाम कुछ और कम हो पाएं और आम आदमी को थोड़ी और राहत मिल सके। केंद्र सरकार की इस अपील के बाद उत्तर प्रदेश, गुजरात, असम और बिहार समेत एनडीए शासित 9 राज्य सरकारों ने पेट्रोल डीजल पर वैट कम कर दिया। यूपी की योगी आदित्यनाथ की सरकार ने तो पेट्रोल और डीजल पर 12 रुपए वैट कम कर दिया। इसी तरह गुजरात, कर्नाटक, असम, गोवा और त्रिपुरा सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर 7 रुपए वैट कम किया है। उत्तराखंड सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर 2 रुपए वैट की कटौती की है, तो वहीं बिहार सरकार ने पेट्रोल पर 1 रुपए 30 पैसे और डीजल पर 1 रुपए 90 पैसे वैट कम कर दिया है। पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी कम करने की केंद्र सरकार के इस फैसले पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट करके खुशी जाहिर की। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि पीएम नरेंद्र मोदी जी द्वारा जनहित में पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी कम करने के निर्णय ने दिवाली को अतिरिक्त उल्लास से भर दिया है। ये निर्णय समाज के हर वर्ग को राहत पहुंचाने वाला है। सभी प्रदेशवासियों की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हार्दिक आभार। केंद्र सरकार के इस फैसले पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी ट्वीट कर खुशी जाहिर की। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि दिवाली की पूर्व संध्या पर पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क को कम करने के लिए मैं नरेंद्र मोदी जी की सरकार को धन्यवाद देता हूं। पेट्रोल पर 5 रुपए और डीजल पर 10 रुपए उत्पाद शुल्क में कमी से खपत को बढ़ावा मिलेगा और महंगाई कम होगी, जिससे गरीब और मध्यम वर्ग को मदद मिलेगी। केंद्र सरकार के इस फैसले का हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भी स्वागत किया। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी कम करने का सराहनीय निर्णय लिया है। इसके लिए प्रदेशवासियों की ओर से प्रधानमंत्री जी का हार्दिक आभार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी एक ट्वीट कर केंद्र सरकार के इस फैसले का स्वागत किया। उन्होंने लिखा कि दिवाली की पूर्व संध्या पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार द्वारा डीजल और पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी घटाकर उनकी कीमतों में 10 रुपए और 5 रुपए की कटौती कर आम जनता को बहुत बड़ी राहत दी गई है। तो
ये तस्वीरें आप देखिए, मुख्यमंत्री योगी पहुंचे हैं अयोध्या के हनुमानगढ़ी और पूजा अर्चना कर रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। राम के दरबार में सीएम योगी पहुंचे हैं और देखिए ये इसलिए भी खास हो जाता है क्योंकि आज दिवाली का मौका है। दिवाली पर प्रभु श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या में है। योगी आदित्यनाथ पूजा अर्चना कर रहे हैं और हमने देखा किस तरीके से दियों से जगमगा उठी थी अयोध्या। विश्व रिकॉर्ड कायम किया गया जिस पर पूरी दुनिया की नजरें थी। और अब सुबह के वक्त, क्योंकि दिवाली के दिन पूजा अर्चना का विशेष महत्व होता है, ये योगी आदित्यनाथ पूजा करते हुए और उनकी आस्था हर मौके पर देखने को मिलती है। सबसे पहले हनुमान जी की पूजा होती है और हमारे सहयोगी अमित सिंह लाइव मौजूद हैं। अमित, हम देख पा रहे हैं क्योंकि आज दिवाली का दिन भी है और मुख्यमंत्री योगी यहाँ पर पूजा अर्चना कर रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल जसप्रीत, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज सुबह सुबह पहुंच गए हनुमानगढ़ी मंदिर और यहां से सीधे वो जाएंगे रामलल्ला के दर्शन करेंगे और रामलल्ला के दर्शन करने के बाद एक परिवार से जाकर मुलाकात करेंगे वहां पर और परिवारों से, गरीब परिवारों से मुलाकात करेंगे और गरीब परिवारों से मुलाकात के बाद उन्हें दीपावली की शुभकामनाएं देंगे। योगी आदित्यनाथ जैसे ही सुबह सुबह आज हनुमानगढ़ी मंदिर पहुंचे, उनसे हमने बातचीत की और उन्होंने एक्सक्लूसिवली न्यूज 18 इंडिया के दर्शकों को हैप्पी दीपावली विश किया है और कहा है कि आशा करते हैं कि सबकी दीपावली बहुत ही मंगलमय होगी। मैं एक बार तस्वीरें आपको दिखा दूं। यहाँ पर देखिए, ये काफिला उनका सज गया है योगी आदित्यनाथ का, क्योंकि यहाँ पर तुरंत दर्शन करने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ से सीधे रामलल्ला का दर्शन करने के लिए जाएंगे और रामलल्ला के दर्शन करने के बाद यहाँ पर देखिए किस तरीके से मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं। यहाँ पर जसप्रीत, सुबह का वक्त है, मंदिर काफी श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचते हैं दर्शन करने के लिए। इस बीच जब यहाँ पर योगी आदित्यनाथ पहुंचे तो इससे आप अंदाजा लगा सकती हैं कि किस तरीके से योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता है पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश में। यहाँ पर हर तरफ लोग खड़े हो गए और योगी जी को योगी आदित्यनाथ को हाथ हिलाकर उन्होंने उनका स्वागत किया। यहाँ पर लोगों ने, दूसरी तस्वीर, यहाँ पर काफिला सज चुका है। योगी आदित्यनाथ किसी भी वक्त नीचे उतर सकते हैं दर्शन करने के लिए, थोड़ी देर पहले पहुंचे हैं। ऊपर भी मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं तो ऊपर भी जो उनके कमांडोज हैं वो भी तैयार हो गए हैं, क्योंकि यहाँ से सीधे वो निकलेंगे और सीधे जाएंगे रामलल्ला के दर्शन करने। रामलल्ला के दर्शन करने के बाद वहां पर एक अंत्योदय कार्ड धारक परिवारों से वहां पर मुलाकात करेंगे रामलल्ला मंदिर के समीप ही, और वहां से मुलाकात करने के बाद सीधे हेलीपैड की तरफ जाएंगे। सर्किट हाउस जा सकते हैं, सर्किट हाउस में वो रात में वहां रुके हुए थे, वहां से सीधे बगल में हेलीपैड है, वहां से हेलीकॉप्टर लेकर तो ये मुख्यमंत्री योगी मीडिया से भी मुखातिब हो रहे हैं। क्या वो बोल रहे हैं ये हम आपको सुनाएंगे। और जैसे कि हमारे सहयोगी अमित सिंह ने जानकारी दी कि अब रामलला के दर्शन करेंगे योगी आदित्यनाथ। ये हनुमानगढ़ी की तस्वीरें आप देखिए, अब से कुछ देर पहले यहाँ पर पहुंचते हैं क्योंकि पहले हनुमान जी की पूजा होती है, उसके बाद हनुमानगढ़ी में पूजा अर्चना करना जरूरी। अब आज हनुमानगढ़ी में और राम जन्मभूमि में दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। अभी मैंने यहाँ पे हनुमानगढ़ी में दर्शन किया है, इसके बाद रामलला का दर्शन करेंगे, फिर अंत्योदय परिवार तक तो रामलला के दर्शन करेंगे, ये कहा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। उन्होंने अब से कुछ देर पहले हनुमानगढ़ी पहुंचकर पूजा अर्चना की, सभी को उन्होंने दिवाली की शुभकामनाएं दी। राम के दरबार में योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं और देखिए कि जब भी अयोध्या जाना होता है तो पहले हनुमानगढ़ी में हनुमान के दर्शन करने जरूरी होते हैं, उसके बाद ही रामलला के दर्शन हो पाते हैं। तो ये मान्यता भी है और पूजा अर्चना की योगी आदित्यनाथ ने। हरियाणा के जींद में किसानों ने हंगामा कर दिया, जिसे रोकने के लिए पुलिस को कड़ी मेहनत करनी पड़ी। कृषि सुधार कानूनों के विरोध में आंदोलन कर रहे किसान वहां हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का विरोध करने पहुंचे थे। जिनके जींद आने की खबर किसानों को लग गई। दुष्यंत चौटाला का विरोध करने के लिए जब किसान दुष्यंत की पार्टी जेजेपी के दफ्तर के बाहर पहुंचे तो हंगामा शुरू हो गया। पुलिस वालों को हंगामा बंद कराने के लिए अर्धसैनिक बल के जवान बुलाने पड़े।
जेजेपी के दफ्तर के बाहर पुलिस ने बैरिकेड लगा दिए ताकि किसानों को रोका जा सके, लेकिन प्रदर्शनकारी फिर भी बाज नहीं आए। काफी देर तक हंगामा चलता रहा, जिसके बाद प्रदर्शन कर रहे किसानों को हटाया जा सका। दुष्यंत चौटाला की पार्टी के साथ हरियाणा में बीजेपी का गठबंधन है, इसलिए किसानों ने जेजेपी और बीजेपी के नेताओं के सभी कार्यक्रमों का विरोध करने का फैसला किया है। दिल्ली के पास यूपी के गाजियाबाद से डराने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां 2 मंजिला एक फैक्ट्री आग की भीषण लपटों में गिर गई। ये आग कैसे लगी, इसकी वजह का पता नहीं चल पाया, लेकिन थोड़ी ही देर में उसने पूरी फैक्ट्री को अपनी चपेट में ले लिया। फैक्ट्री के हर हिस्से से आग की ऊंची लपटें उठने लगी और उसके आसपास धुएं का गुबार फैलने लगा। इन तस्वीरों को देखकर लोग खौफ से भर गए, क्योंकि उस फैक्ट्री के आसपास कई दूसरी इमारतें भी थी जिनमें आग के फैलने का खतरा मंडराने लगा। जानकारी मिलते ही दमकल विभाग के लोग घटना वाली जगह पर पहुंच गए और आग को बुझाने की कोशिश शुरू कर दी। आग को फैलने से रोक करके नियंत्रित कर लिया गया है। आग इतनी भीषण थी कि उसे बुझाने तक फैक्ट्री और उसमें रखा लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। बिहार के समस्तीपुर के पास रोसड़ा में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की लाठियां जमकर बरसी। बताया गया कि पुलिस हिरासत में एक साथी की सेहत खराब होने से सफाई कर्मी नाराज हो गए और विरोध जताने के लिए थाने के अंदर पहुंच गए, जहां उन्होंने हंगामा शुरू कर दिया। प्रदर्शनकारियों में बड़ी संख्या में महिलाएं भी दिखी। इन प्रदर्शनकारियों ने जब पुलिस के जवानों से उलझना शुरू कर दिया तो हालात को संभालने के लिए लाठीचार्ज करने की नौबत आ गई। फिर तो प्रदर्शनकारियों के बीच भगदड़ मच गई और पुलिस ने कुछ लोगों को खदेड़ खदेड़ कर पकड़ना शुरू कर दिया। भगदड़ और लाठीचार्ज की वजह से कुछ लोग जख्मी भी हो गए। हालांकि पुलिस ने इस सबके लिए प्रदर्शन की आड़ में मौजूद उपद्रवियों को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने थाना परिसर में घुसकर थाना संपत्ति का तोड़फोड़ किया। इस पूरे बवाल की वजह 29 अक्टूबर को हुए उस मामले को बताया गया जिसमें बकाया वेतन की मांग को लेकर एक सफाई कर्मचारी ने एक अफसर को थप्पड़ मार दिया था। थप्पड़ मारने के आरोपी के खिलाफ केस दर्ज होने के बाद पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया। हिरासत में तबीयत खराब होने पर आरोपी को अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन उसके साथी हिरासत में पिटाई का आरोप लगाकर प्रदर्शन पर उतर आए। T20 वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान को टीम इंडिया ने 66 रनों से हरा दिया। T20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया ने अफगानिस्तान को 66 रनों से हराकर पहली जीत दर्ज की और अब वो ग्रुप 2 में 2 पॉइंट के साथ चौथे नंबर पर पहुंच गई है। टीम इंडिया का नेट रन रेट भी पॉजिटिव में पहुंच गया है। इससे पहले ये नेगेटिव में था। टीम इंडिया ने अब तक 3 मैच खेले हैं और पहले 2 में टीम को हार का सामना करना पड़ा है। पूर्व क्रिकेटर राहुल द्रविड़ को टीम इंडिया का हेड कोच नियुक्त किया गया है। इस बात की जानकारी बीसीसीआई ने ट्वीट करके दी। T20 वर्ल्ड कप के बाद मौजूदा कोच रवि शास्त्री का कार्यकाल खत्म हो जाएगा। ऐसे में T20 वर्ल्ड कप के तुरंत बाद होने वाली न्यूजीलैंड के खिलाफ घरेलू सीरीज में राहुल द्रविड़ ही टीम इंडिया के मुख्य कोच होंगे। बेंगलुरु एयरपोर्ट पर तमिल एक्टर विजय सेतुपति पर एक शख्स ने अचानक हमला कर दिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। ये घटना तब हुई जब विजय सेतुपति एयरपोर्ट से निकल रहे थे। ये घटना एक रोज पहले की बताई जा रही है। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने पीएम नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर हर महीने 1 करोड़ कोरोना वैक्सीन और सिरिंज की आपूर्ति करने की मांग की। यूपी के कानपुर में जीका वायरस के 25 नए केस सामने आए हैं, जिसके बाद अब शहर में जीका वायरस के कुल 36 एक्टिव केस हो गए हैं। सभी मरीजों का इलाज किया जा रहा है और उनके संपर्क में आए लोगों की जांच चल रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज त्यागराज स्टेडियम में अयोध्या की तर्ज पर बनाए गए राम मंदिर में पूजा करेंगे। शाम 7 बजे झंडेवालान मंदिर के पुजारी सीएम की पूजा करवाएंगे। उससे पहले राज्य के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने स्टेडियम जाकर पूरी तैयारियों का जायजा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5वें केदारनाथ दौरे के लिए तैयारियां तेज हो गईं। शुक्रवार को एक दिन के दौरे पर प्रधानमंत्री केदारनाथ की पूजा करने के साथ ही एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे, जिसे देखते हुए बीजेपी ने इस दिवाली को भव्य और ऐतिहासिक बनाने की तैयारी शुरू कर दी, जिसकी झलक फूलों से चमकते दमकते केदारनाथ धाम में दिखी। रात की जगमग रोशनी में बेशुमार फूलों से सजे केदारनाथ धाम की छटा ने श्रद्धालुओं को अभी से मंत्रमुग्ध कर दिया। देवस्थानम बोर्ड भी प्रधानमंत्री की यात्रा को देखते हुए किसी तरह की कोताही बरतने को तैयार नहीं। प्रधानमंत्री इस 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक जो 11वां ज्योतिर्लिंग है भगवान केदारनाथ का, यहाँ पर दर्शन करने आ रहे हैं। उत्तराखंड सरकार ने दिवाली के वक्त हो रहे पीएम मोदी के दौरे को ऐतिहासिक बनाने पर पूरा जोर लगा दिया और खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी तैयारियों का जायजा लेने पहुंच गए। केदार बाबा की जय। अब तक की तैयारियों से संतुष्ट दिखे मुख्यमंत्री धामी ने केदारनाथ में प्रधानमंत्री से जुड़े कार्यक्रमों का भी ब्यौरा दिया। शंकराचार्य जी की समाधि जो बनी है, उनकी प्रतिमा बनी है, उसका अनावरण प्रधानमंत्री जी करेंगे। सरस्वती घाट बने हैं, उनका करेंगे। बताया गया कि 400 करोड़ की प्रस्तावित योजनाओं में करीब 250 करोड़ की योजनाओं का प्रधानमंत्री लोकार्पण करेंगे, जिसके लिए सभी कार्यक्रमों का वक्त तय है, जिसकी शुरुआत केदारनाथ धाम से होगी, जहां शुक्रवार को प्रधानमंत्री सुबह 8 बजे
केदारनाथ धाम में पूजा करेंगे। पूजा के बाद सुबह 8:35 पर पीएम आदिगुरु शंकराचार्य समाधि स्थल का उद्घाटन करेंगे, जिसके बाद वो वहां 2013 में आई बाढ़ से हुई तबाही के बाद शुरू किए गए निर्माण कार्यों का जायजा लेंगे और फिर सुबह 9:40 पर केदारनाथ से जुड़ी कई विकास परियोजनाओं की नींव रखेंगे। उत्तराखंड विधानसभा चुनावों की तेज होती आहट के बीच उन्हें एक जनसभा को भी संबोधित करना। मुंबई में ड्रग्स के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई करने वाले एनसीबी अधिकारी समीर वानखेड़े के समर्थन में श्री शिव प्रतिष्ठान युवा नाम के संगठन से जुड़े लोगों ने प्रदर्शन किया। ये लोग समीर वानखेड़े के समर्थन में उनके दफ्तर पहुंचे और जैसे ही एनसीबी अधिकारी समीर वानखेड़े वहां पहुंचे, इन लोगों ने फूलों की बारिश कर उनका स्वागत किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने उनको छत्रपति शिवाजी की एक पेंटिंग भी दी। ड्रग्स केस में की गई कार्रवाई का समर्थन करते हुए इन लोगों ने समीर वानखेड़े की हौसला अफजाई के लिए नारेबाजी भी की। ये लोग अपने साथ कुछ पोस्टर भी लाए थे, जिन पर समीर वानखेड़े की फोटो के साथ नारे लिखे दिखाई दिए। प्रदर्शनकारियों ने एनसीपी नेता और मंत्री नवाब मलिक की ओर से समीर वानखेड़े पर लगाए गए आरोपों पर आपत्ति जताई। उन्हें हमें एक हौसला दिलाना है कि इस देश का युवक पूरी तरह से आपके साथ है, आप किसी के भी आरोपों पर ध्यान मत दो। इस मौके पर मीडिया ने नवाब मलिक की ओर से एक दिन पहले लगाए गए नए आरोपों पर समीर वानखेड़े से सवाल किए, मगर वो बिना जवाब दिए ही दफ्तर के अंदर चले गए। यूपी के शाहजहांपुर से एक चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई। वहां धनतेरस के दिन बाजार में मौजूद दो लोग आपस में उलझ गए। इसके बाद उन दोनों के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि सड़क पर ही मारपीट शुरू हो गई। और फिर तो सड़क को अखाड़े में बदलने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। एक तरफ दो लोग एक दूसरे का कॉलर पकड़कर लड़ते रहे, तो दूसरी तरफ कुछ लोगों ने उसके साथी को पीटना शुरू कर दिया। इसके बाद जैसे ही लाल शर्ट वाला लड़का पीछे घुमा, एक आदमी ने उसके सिर पर लाठी से हमला बोल दिया। यह हंगामा काफी देर तक चलता रहा, जिसे देखने के लिए वहां बहुत सारे लोग भी जुट गए। हालांकि उन्हीं लोगों ने बीच बचाव किया, तब जाकर यह लड़ाई बंद हुई। दिवाली के मौके पर बॉर्डर पर तैनात सुरक्षा बल के जवानों ने जश्न मनाया। इस जश्न की एक तस्वीर जम्मू कश्मीर के अरनिया सेक्टर के बीएसएफ कैंप से सामने आई। वहां अरनिया की ट्रेवा पंचायत की सरपंच बलबीर कौर और अश्विनी शर्मा बीएसएफ कैंप पहुंचे, जहां इन लोगों ने बॉर्डर पर तैनात बीएसएफ जवानों के साथ पटाखे चलाकर दिवाली का जश्न मनाया। बीएसएफ कैंप में पहुंचे इन लोगों ने जवानों को मिठाई खिलाई और उन्हें दिवाली की बधाई दी। इस मौके पर बीएसएफ के कुछ जवानों ने डांस कर जश्न को और शानदार बना दिया। इसके बाद बीएसएफ जवानों के साथ सभी ने फोटो खिंचवाई और देशभक्ति के नारे लगाकर उनका उत्साह भी बढ़ाया। कमोबेश जश्न की कुछ ऐसी ही तस्वीर राजस्थान के जैसलमेर से भी सामने आई। वहां भारत पाकिस्तान सीमा पर तैनात बीएसएफ जवानों ने मोमबत्तियां जलाईं और देशभक्ति के गाने गाकर दिवाली का त्योहार मनाया। आज हमको थोड़ा एक्स्ट्रा अलर्ट रहना पड़ेगा, क्योंकि जब हम ड्यूटी कराएंगे तो तभी तो जाके सभी सब अपना सेफ रहेंगे पूरे देश में। उधर भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर भी बीएसएफ और बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश के अधिकारियों ने दिवाली के मौके पर एक दूसरे को मिठाई भेंट की। पंजाब चुनाव में कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कांग्रेस के नेता नवजोत सिंह सिद्धू को हर हाल में हराने के दावे किए, तो सिद्धू ने पूर्व मुख्यमंत्री पर तीखा हमला बोला। मैं चले कारतूसा की गल नहीं करनी। कौन बेदखल होया ते हुण तू रोंडू बच्चा बन गया, रोंडू बच्चा। उत्तर प्रदेश के हरदोई से एक चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई। वहां कासिमपुर इलाके में एक शिवलिंग स्थापित करने की बात पर दो गुटों में जबरदस्त मारपीट हो गई। असल में एक पक्ष वहां चबूतरे पर मूर्ति रखना चाहता था, लेकिन दूसरा पक्ष इसके लिए राजी नहीं था और इसी बात पर दोनों के बीच बहस हो गई, जिससे ऐसा हंगामा हुआ कि सबके होश उड़ गए। प्रभुदयाल नाम के एक आदमी की शिकायत थी कि उसकी दुकान के बगल में कुछ लोग जबरदस्ती शिव मंदिर बनाने में जुट गए हैं, जिसे रोकने की उसने कोशिश की तो गाली गलौज शुरू हो गई। विरोध जताने के बावजूद वो लोग शिवलिंग को स्थापित कर जयकारे लगाने लगे। इससे एक महिला ऐसी भड़की कि उसने शिवलिंग को उठाकर फेंक दिया। इसके बाद तो वहां मारपीट शुरू हो गई। हंगामा मचते ही पुलिस भी पहुंची, लेकिन वो महिला इतने गुस्से में थी कि उसने पुलिस वालों को भी नहीं छोड़ा। वो उन पर भी उतनी ही ताकत से गरजी। हालांकि पुलिस वालों ने अपना आपा नहीं खोया और उस महिला को शांत कराया, लेकिन उसके गुस्से को देखकर वो लोग भी सहम गए। इसके बाद भीड़ को तितर बितर किया गया। घटना का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने इस पर एक्शन लिया। दोनों तरफ से अभियोग पंजीकृत हुआ है
दोनों तरफ से करीब 90 लोग नामजद और अज्ञात मिला के हैं। बताया गया कि ये घटना 1 नवंबर की थी, जिसमें दोनों पक्षों की तरफ से शिकायत दर्ज कराई गई। घायलों का मेडिकल टेस्ट करवाने के बाद पुलिस की एक टीम को वहां तैनात कर दिया गया। रूस में कोरोना बेकाबू हो चुका है। कोरोना का इतना बड़ा विस्फोट हुआ है जितना पिछले साल भी नहीं हुआ था। मतलब ये कि पिछले हफ्ते रूस की सरकार ने जो बंदिशें लगाई थी वो भी किसी काम नहीं आई और रूस में एक दिन में सामने आए कोरोना मरीज और उनकी मौत के आंकड़े ने अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़े हैं। एक दिन पहले वहां कोरोना के 40,000 से भी ज्यादा नए मरीज सामने आए, जो कि रूस में कोरोना महामारी फैलने के बाद एक दिन में बीमार पड़े लोगों का सबसे बड़ा आंकड़ा है। बीते एक हफ्ते में ये 5वीं बार है जब रूस में एक दिन में इतने लोग कोरोना की चपेट में आए कि रिकॉर्ड ही बन गया। वहीं पिछले 24 घंटे में रूस में करीब 1200 लोगों ने कोरोना की वजह से दम तोड़ा, जो कि एक दूसरा नया रिकॉर्ड है। यूपी के अयोध्या में 12 लाख दिए जलाकर दीपावली का त्योहार मनाया गया। इनमें 9 लाख दिए तो सरयू नदी के घाट पर ही सजाए गए। अयोध्या को भगवान राम की नगरी माना जाता है, जहां दीपोत्सव के नाम से हुए कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे और अयोध्या में हुए रोशनी के पर्व का हिस्सा बने। शाम होते ही सरयू के 32 घाटों पर लगे 9 लाख दिए जगमगाने लगे। इसके अलावा मंदिरों में भी 3 लाख दीपक जलाने के इंतजाम किए गए थे। ऊंचाई से ली गई अयोध्या की तस्वीरों में अयोध्या बेहद खूबसूरत दिखाई दी। दियों के अलावा शहर को जगमग करने के लिए खूबसूरत लाइटों का इंतजाम भी किया गया। अयोध्या में दीपावली का उत्सव देखने के लिए 5 देशों से 10,000 मेहमान पहुंचे। कार्यक्रम में शरीक हुए मुख्यमंत्री ने दावा किया कि इस बार दिवाली पर राज्य के हर घर में दीप और मिठाई पहुंचाई जाएगी। कल उत्तर प्रदेश के अंदर कोई ऐसा वंचित, कोई ऐसा दलित, कोई ऐसा व्यक्ति न रहे जिसके घर में दीपावली का दीप और दीपावली की मिठाई न पहुंचे। इस दौरान बड़ी संख्या में यूपी के ही नहीं, देश के कई हिस्सों से लोग पहुंचे जो कार्यक्रम में मौजूद रहे। इसके अलावा यूपी सरकार के कई मंत्री और बीजेपी के कई नेता भी मंच पर मौजूद रहे, जो केवल शाम के वक्त ही मंच पर नहीं दिखे, बल्कि पूरा ध्यान अयोध्या में कार्यक्रम चलते, पूरा दिन जो है अयोध्या में कार्यक्रम चलते रहे। सुबह से ही अयोध्या में शोभा यात्रा निकालने की तैयारियां दिखने लगी, जिसे झंडी दिखाकर डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने रवाना किया। शोभा यात्रा में रामायण से जुड़े किरदारों और उनके जीवन से जुड़ी घटनाओं को दिखाया गया। भव्य तरीके से सजे रथ पर कलाकार बैठे रहे और उसके बाहर एलईडी स्क्रीन भी लगी रही। इसके अलावा कुछ लोक कलाकार यात्रा के दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम भी करते रहे। शाम होते होते ये शोभा यात्रा राम कथा पार्क में पहुंच गई, जहां बड़ा कार्यक्रम होना था। इस बीच हेलीकॉप्टर से वो कलाकार भी पहुंचे जिन्हें राम, लक्ष्मण और सीता बनाया गया। इस हेलीकॉप्टर को रामायण वाले पुष्पक विमान की तरह अयोध्या में उतारा गया। मंच पर इन कलाकारों का नेताओं ने तिलक कर अभिनंदन किया। यूपी सरकार ने बताया कि वो अयोध्या को धार्मिक पर्यटन का केंद्र बनाना चाहती है। अयोध्या नगरी का परिदृश्य बदल रहा है। विश्व पटल पर अयोध्या नगरी धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से जाना जाए। जबकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या के मंच से विपक्ष पर निशाना साधने का मौका नहीं चूका। भाइयों बहनों, प्रदेश का ये पैसा कब्रिस्तान की बाउंड्री पर खर्च होता था, आज मंदिरों के पुनर्निर्माण और सुंदरीकरण पर खर्च हो रहा है। योगी आदित्यनाथ ने यूपी में 15 करोड़ जरूरतमंदों को मुफ्त अनाज देने की योजना मार्च तक जारी रखने का ऐलान भी किया। ये योजना कोरोना संकट के दौरान शुरू की गई थी। पंजाब के मानसा में कैदियों से बुरे बर्ताव के आरोपों की जांच होगी। पंजाब के मानसा में पेशी के लिए जिला अदालत लाए गए एक कैदी ने बरनाला जेल के सुपरिंटेंडेंट बलबीर सिंह पर बेहद गंभीर आरोप लगाए। आरोप लगाने वाले कर्मजीत सिंह नाम के इस कैदी ने बताया कि जेल में कैदियों के साथ बुरा बर्ताव किया जाता है, जिसका विरोध करने पर उसकी पीठ पर आतंकवादी लिख दिया गया, जो उसने मीडिया को भी दिखाया। संविधान दे विच लिखिया ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ के अपने कानून चला के जेल दे विच बंदियां नूं तंग परेशान कर रहा। अपने साथ हुई इस ज्यादती की शिकायत इस कैदी ने पेशी के वक्त जज से भी की, जिसके बाद इस मामले की जांच के आदेश दे दिए गए। जुडिशल मजिस्ट्रेट साहब ਨੂੰ देता भी ਉਹ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਨ ਤੇ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। लेकिन अपने ऊपर लगे इन आरोपों को जेल सुपरिंटेंडेंट बलबीर सिंह ने बेबुनियाद बताया। सो ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੇ ਮਾਨਸਾ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹ ਟੋਟਲੀ ਝੂਠੀ है। बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक 7 नवंबर को दिल्ली में होगी। इसमें कोरोना संकट की वजह से थोड़ा बदलाव किया गया। इस बार राजधानी में होने वाली इस बैठक में कार्यकारिणी के कम ही सदस्य शामिल होंगे, जबकि मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष समेत बाकी सदस्य ऑनलाइन जुड़ेंगे। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में एक बस खाई में गिर गई, जिससे 22 लोगों की मौत हो गई।
बंगाल में 4 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनावों में जबरदस्त जीत से उत्साहित ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ने खुद को असली कांग्रेस बताना शुरू कर दिया। कौन असल है ये 2024 में पता चलेगा। टीएमसी से चुनौती मिली तो कांग्रेस ने भी जवाब देने में देर नहीं की। एक क्षेत्रीय पार्टी और एक क्षेत्रीय पार्टी राष्ट्रीय पार्टी की जगह नहीं ले सकता है। मुंबई में दिवाली की वजह से रविवार तक वैक्सीन नहीं लगाई जाएगी। मुंबई में दिवाली की छुट्टियों की वजह से रविवार तक कोरोना वैक्सीन लगाने का काम बंद रहेगा। वहां के नगर निगम बीएमसी ने यह जानकारी दी। सोनिया गांधी, प्रियंका और राहुल गांधी ने यूपी में प्रतिज्ञा यात्रा को सफल बनाने वाले नेताओं से ऑनलाइन बात की। T20 वर्ल्ड कप के एक मैच में न्यूजीलैंड ने स्कॉटलैंड को 16 रन से हरा दिया। इसी के साथ ग्रुप 2 में उसके 3 मैचों में 4 अंक हो गए। दिल्ली पुलिस ने 2 आरोपियों के पास से 18 करोड़ रुपए की ड्रग्स की एक बड़ी खेप बरामद की। पुलिस ने बताया कि आरोपियों ने अपने घर में ही ड्रग्स बनाने के लिए प्लांट लगा लिया था और फिर वो इन्हें दूसरे राज्यों में सप्लाई करते थे। बिहार के मुजफ्फरपुर में ग्रेविटी एग्रो एंड एनर्जी नाम की कंपनी ने प्लास्टिक के कचरे से ईंधन यानी कि पेट्रोल और डीजल बनाने का दावा किया। बताया गया कि इसके लिए नगर निगम से कचरा खरीदकर उससे पेट्रोल बनाया जाएगा। इस प्लांट के जरिए 15 से 20 लोगों को रोजगार मिलने का दावा किया गया। बेस्ट प्लास्टिक है, उसको यूज करके यहाँ फ्यूल तैयार हो। कचरे से पेट्रोल बनाने की इस तकनीक को 2018 में विकसित किया गया, जिसके लिए इस कंपनी के सीईओ आशुतोष मंगलम को पीएमओ की तरफ से सम्मानित भी किया गया था। इस प्लांट के लिए 25 लाख रुपए खर्च किए गए, जिससे हर रोज कई लीटर पेट्रोल और डीजल बनाए जाने की उम्मीद जताई गई। 200 केजी वेस्ट प्लास्टिक हम कंज्यूम करेंगे, जिससे लगभग 150 लीटर डीजल या 130 लीटर पेट्रोल का उत्पादन किया जाएगा। पाकिस्तान के झूठे कश्मीर प्रेम की पोल एक बार फिर खुल गई। न्यूज 18 के अमित पांडे की रिपोर्ट है कि पाकिस्तान ने अपने एयर स्पेस से श्रीनगर से शारजाह की उड़ान पर रोक लगा दी, जिसके बाद भारतीय विमानों को दूसरे एयर स्पेस से शारजाह जाना होगा, जिसमें पहले के मुकाबले 1.5 घंटे का वक्त ज्यादा लगेगा और पैसे भी ज्यादा खर्च होंगे। पाकिस्तान का फैसला अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ बताया गया, क्योंकि बिना लैंडिंग के पूरे इलाके से विमानों को उड़ान भरने की आजादी। हालांकि इमरान सरकार के फैसले के बाद भारत सरकार हरकत में आ गई और विदेश मंत्रालय ने नागरिक उड्डयन के साथ ही गृह मंत्रालय को इसकी जानकारी दी, जिसके बाद किसी भी नियमित उड़ान पर असर नहीं होने देने का फैसला हुआ। चूंकि 23 अक्टूबर को ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस हवाई सेवा की शुरुआत की थी, इसलिए पाकिस्तान के रुख से कश्मीर के कई नेता भी हैरान नजर आए। इजराइल के कब्जे वाले वेस्ट बैंक में इजराइल की सेना ने कुछ फिलिस्तीनियों के मकानों को ढहा दिया। इजराइल प्रशासन का दावा है कि ढहाए गए सभी मकानों को बनाने से पहले उससे इजाजत नहीं ली गई थी, जिसके बाद वहां के प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए कुछ मकानों को गिरा दिया। सामने आई तस्वीर में ऐसे ही एक मकान को गिराने के लिए प्रशासन और पुलिस की टीम मुस्तैद दिखी। सबसे पहले उस मकान में रखे सामान को बाहर निकाला गया। उसके बाद खुदाई करने वाली 2 मशीनों को उसे ध्वस्त करने के काम पर लगाया गया। इस कार्रवाई से खफा कुछ महिलाएं आगे बढ़ी, लेकिन इजराइल की सेना के जवानों ने उन्हें रोक दिया। थोड़ी देर तक उन लोगों में तीखी बहस भी हुई, लेकिन सेना के जवानों के सामने उनकी एक नहीं चली। कुछ घंटों की कार्रवाई के बाद वो मकान पूरी तरह जमींदोज हो गया। दिल्ली में बैन के बावजूद चोरी छिपे पटाखे बेचने वालों के खिलाफ पुलिस ने ताबड़तोड़ कार्रवाई की। इस कड़ी में दिल्ली पुलिस की टीम सदर बाजार पहुंची, जहां उसने कुतुब रोड इलाके में बैन के बावजूद पटाखे बेच रहे लोगों की धरपकड़ शुरू कर दी। इस कार्रवाई में उसने 2-3 लोगों को पटाखों के साथ धर दबोचा। पकड़े गए लोगों के पास से पुलिस ने बोरियों और बैग से प्रदूषण फैलाने वाले पटाखे बरामद किए और इन सभी को थाने ले जाया गया। ये पटाखों को यहाँ पर लेकर अवैध रूप से इन्हें बेचा जा रहा है और सदर बाजार मार्केट में इसी तरह से दिल्ली पुलिस की कई टीमें सादी वर्दी में छापेमारी कर रही है। जबकि दूसरी कार्रवाई सदर बाजार इलाके के ही एक गोदाम पर हुई। वहां से पुलिस टीम ने बड़ी मात्रा में बोरियों में बंद पटाखे जब्त किए और 33 साल के एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया। शुरुआती जांच के बाद ये बात सामने आई कि आरोपी ने हरियाणा के हिसार में रहने वाले एक शख्स से ये पटाखे दिवाली पर बेचने के लिए खरीदे थे। खबर है कि जिसकी तलाश भी दिल्ली पुलिस ने शुरू कर दी। इस बीच दिवाली पर दिल्ली में पटाखे जलाने पर लगी रोक से नाराज यूनाइटेड हिंदू फ्रंट नाम के संगठन के कार्यकर्ता विरोध पर उतर आए और सरकार से ग्रीन पटाखे जलाने की इजाजत देने की मांग की, जिसके लिए संस्था से जुड़े कार्यकर्ताओं ने विरोध का अनोखा तरीका निकाला और अपनी मांगों की तख्तियां लेकर जंतर मंतर पहुंच गए, जहां इन कार्यकर्ताओं ने अपने गुस्से का इजहार करने के लिए नारेबाजी की और फिर ग्रीन पटाखे जलाए। प्रदर्शनकारियों ने दावा किया कि सुप्रीम कोर्ट से ग्रीन पटाखों को जलाने की इजाजत मिलने के बावजूद दिल्ली सरकार ने दिवाली जैसे मौके पर इस पर रोक लगा दी।
इसके विरोध में संस्था ने दिवाली पर दिल्ली वालों से ग्रीन पटाखे जलाने की अपील की। जो ग्रीन पटाखे हैं, जिन पटाखों से हमारे बुजुर्गों को, बच्चों को नुकसान नहीं पहुंचता, वो पटाखे जलाओ। आरोप लगाया गया कि दिवाली पर ग्रीन पटाखों तक पर रोक लगाकर हिंदू समुदाय के धार्मिक अधिकार छीने जा रहे हैं और इसके लिए ग्रीन पटाखों से किसी तरह के नुकसान नहीं होने की दलील दी गई और बताया गया कि ग्रीन पटाखे न केवल आकार में छोटे होते हैं बल्कि इन्हें बनाने में कच्चे माल का भी कम इस्तेमाल होता है। इन पटाखों में पीएम यानी पार्टिकुलेट मैटर का खास ध्यान रखा जाता है ताकि इन पटाखों को जलाने से या इनके धमाकों के बाद कम प्रदूषण फैले। असल में ग्रीन पटाखों में सामान्य पटाखों से कम करीब 20% पार्टिकुलेट मैटर निकलता है, जबकि 10% गैस निकलती है। पटाखों से निकलने वाले पार्टिकुलेट मैटर के शरीर के अंदर जाने का खतरा रहता है, जो फेफड़ों में फंस जाते हैं। दिल के मरीजों या दमा के मरीजों के लिए यह खतरनाक साबित हो सकता है। इसी वजह से कई राज्यों में सामान्य पटाखों पर रोक लगा दी गई, जबकि ग्रीन पटाखे जलाने की इजाजत दी गई। दियों से दिवाली मनाएंगे, पटाखे नहीं जलाएंगे, तो मुझे लगता है कि ये प्रदूषण का स्तर इस बार पिछले सालों की अपेक्षा कम रहेगा। फिल्म सूर्यवंशी का गाना जारी हो गया। अक्षय कुमार और कटरीना कैफ की फिल्म सूर्यवंशी का गाना जारी कर दिया गया। ये फिल्म दिवाली के अगले दिन शुक्रवार को रिलीज होगी। तेरे बिना मेरा होगा ना गुजारा। एथलीट नीरज चोपड़ा और हॉकी टीम के गोलकीपर पीआर श्रीजेश ने खेल रत्न पुरस्कार मिलने पर खुशी जताई। इस बार 13 नवंबर को होने वाले खेल पुरस्कार समारोह में 12 खिलाड़ियों को यह सम्मान मिलेगा। इनमें नीरज और श्रीजेश के अलावा पहलवान रवि कुमार और मुक्केबाज लवलीना का नाम भी शामिल है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यूपी विधानसभा चुनाव में शिवपाल यादव की पार्टी से गठबंधन के संकेत दिए। उत्तर प्रदेश में अगले साल की शुरुआत में विधानसभा चुनाव होने हैं। कहीं गठबंधन जिस तरीके से हो रहा है, हमारा गठबंधन होगा, कोशिश करेंगे कि उन्हें भी साथ लिया जाए। दिवाली के मौके पर पश्चिम बंगाल के फूलबाड़ी में एसएसबी ने सीमा पर बांग्लादेश के जवानों को मिठाई बांटी। इसके बाद बांग्लादेश की तरफ से भी भारत को मिठाई दी गई। राजस्थान उपचुनाव में बीजेपी की हार के बाद पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के समर्थकों ने एक बार फिर अपनी नेता को कमान सौंपने की मांग तेज कर दी। वसुंधरा खेमे के नेता भवानी सिंह राजावत ने नतीजों के बाद खुलकर ये माना कि वसुंधरा राजे की उपेक्षा से पार्टी को हार का मुंह देखना पड़ा। राजस्थान की लोकप्रिय जननायिका वसुंधरा जी को अगर आगे किया जाता तो ये दुर्गति नहीं होती। लेकिन न्यूज 18 से बातचीत में प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष सतीश पूनिया अपने विरोधियों को जवाब देने से पीछे नहीं रहे। केवल एक हार से हमारे मनोबल पर असर नहीं होता है। 2023 हमारा असली मिशन है, उस पर हम पूरी मजबूती से लगेंगे। खबर है कि प्रधानमंत्री मोदी सरहद पर तैनात जवानों के साथ दिवाली मनाने जा सकते हैं। पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम T20 रैंकिंग में दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी बन गए। उन्हें T20 वर्ल्ड कप में अच्छे प्रदर्शन की वजह से रैंकिंग में एक स्थान का फायदा हुआ। बिहार में 2 सीटों पर हुए उपचुनावों में मिली हार के लिए कांग्रेस ने आरजेडी को जिम्मेदार ठहराया और जरूरत पड़ने पर नई शुरुआत के संकेत दिए। स्टेट में वो ब्लैकमेलिंग करेगी तो मुझे लगता है कि हम लोग जीरो से स्टार्ट करने के लिए तैयार हैं। कांग्रेस के तेवर से आरजेडी तिलमिला गई और नतीजों से सबक लेने की नसीहत दे डाली। उन्होंने जो गलत फैसले लिए थे उसका एहसास होगा और भूल को सुधार करेगी आगे से। दक्षिण अमेरिका के देश चिली से हैरान करने वाला वीडियो सामने आया। वहां हादसे के बाद एक मालगाड़ी की कुछ डिब्बे पटरी से उलट गए, जिसके बाद उसमें आग लग गई। यह घटना कैसे हुई, इसकी जांच शुरू कर दी गई। लेकिन हादसे के बाद की जो तस्वीरें सामने आई वो डराने वाली थी, क्योंकि मालगाड़ी के कुछ डिब्बे बुरी तरह आग में धधक रहे थे। खबर मिलते ही दमकल विभाग के कुछ कर्मचारी मौके पर पहुंच गए और लपटों पर पानी की बौछार करने लगे, लेकिन उनके लिए काम आसान नहीं रहा। ड्रोन से ली गई तस्वीरों में साफ दिखा कि जिस जगह यह हादसा हुआ वहां तक राहत और बचाव दल के लोगों का पहुंच पाना आसान नहीं था, इसलिए उनके पहुंचने से पहले ही काफी नुकसान हो चुका था। यहाँ तक कि मालगाड़ी का इंजन भी इसकी जद में आने वाला था, लेकिन उस पर केमिकल की बौछार कर बचा लिया गया। En auxilio de las 2 personas que se transportaban en esta locomotora। इस हादसे में मालगाड़ी की 3 बोगियों में रखा सामान जलकर राख हो गया। बताया गया कि वहां चल रही सरकार विरोधी प्रदर्शन से जुड़े कुछ लोगों का हाथ इस घटना के पीछे हो सकता है, जिसकी तफ्तीश में वहां की पुलिस जुट गई। उत्तर प्रदेश में जीका वायरस के मरीजों के मिलने का सिलसिला लगातार जारी है। कानपुर में पिछले 24 घंटे में मरीजों की तादाद तेजी से बढ़ी, जिससे निपटने के लिए सरकार ने पूरी ताकत झोंक दी और प्रशासन के कर्मचारी घर घर जाकर लोगों की सैंपल टेस्टिंग में जुटे नजर आए। उन्होंने लोगों से बातचीत की और उनकी तबीयत में बदलाव के बारे में सवाल जवाब भी किए।
बताया गया कि पिछले 24 घंटों में कानपुर में जीका वायरस के केस अचानक बढ़ने के बाद सख्ती भी बढ़ा दी गई। 11 केस थे, अभी सुबह इंफॉर्मेशन आई है कि 25 केस और हैं, उन्हें वेरीफाई कर लिया गया है। प्रशासन की तरफ से दावा किया गया कि मरीजों के संपर्क में आए सभी लोगों की जानकारी जुटाकर जरूरी कदम उठाए जाएंगे। हालांकि तो ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देखिए अयोध्या से, जहां पर रामलला के दर्शन करने पहुंचे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। अब से कुछ देर पहले उन्होंने हनुमानगढ़ी में विधि विधान से पूजा अर्चना की। तो ये सीधी तस्वीरें कल हमने देखा कि पूरी दुनिया ने दीपोत्सव कार्यक्रम अयोध्या में देखा और आज दिवाली है। ये देखिए खास मौका, राम जन्मभूमि अयोध्या में पहुंचे हैं मुख्यमंत्री योगी और रामलला के दर्शन कर रहे हैं। मीडिया का जमावड़ा है और अब देखिए उनसे कोशिश की जा रही है कि वो बातचीत करें हमसे। हर्षोल्लास का, उत्साह और उमंग का यह त्योहार प्रत्येक के तो योगी आदित्यनाथ जिन्होंने अब से कुछ देर पहले दिवाली की शुभकामनाएं भी दी और देखिए रामलला के दर्शन करने पहुंचे हैं। राम के दरबार में हैं सीएम योगी और जहां पर भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है वहां पर पहुंचे हैं मुख्यमंत्री योगी। अब से कुछ देर पहले वो हनुमानगढ़ी पहुंच रहे थे जहां पर विधिवत पूजा अर्चना उन्होंने की थी और देखिए न्यूज़ 18 इंडिया से भी उन्होंने एक्सक्लूसिव बातचीत वो कर रहे हैं। अब आज हनुमानगढ़ी में और राम जन्मभूमि में दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। अभी मैंने यहाँ पे हनुमानगढ़ी में दर्शन किया है। तो हनुमानगढ़ी में दर्शन किया है, ये बोले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और समय समय पर वो अयोध्या आते रहते हैं। आप देखिए आज दिवाली का खास मौका है और इस मौके पर वो पहुंचे हैं राम की जन्मस्थली अयोध्या। दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने कारोबारियों की सुविधा के लिए एक पोर्टल बनाने का ऐलान किया है। न्यूज़ 18 के दीपक रावत की रिपोर्ट है कि केजरीवाल सरकार दिल्ली बाजार नाम से एक पोर्टल तैयार कर रही है जिससे दिल्ली के सभी बाजारों के साथ छोटे बड़े दुकानदार और उद्योगपतियों को इससे जोड़ा जाएगा और ये लोग अपने प्रोडक्ट को इस पोर्टल पर दिखा भी पाएंगे ताकि देश और दुनिया में बैठा कोई भी ग्राहक आसानी से इस पोर्टल के जरिए उन चीजों को खरीद सके। इस ऐलान के वक्त मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बताया कि इस पोर्टल पर काम अभी शुरू हुआ है और अगले साल अगस्त तक इसके तैयार होने की उम्मीद है। इस पोर्टल के जरिए हम किस्म किस्म की वर्चुअल एग्जीबिशंस कर सकते हैं सामानों की। उस एक प्रोडक्ट को जितने भी लोग बनाते हैं उनकी एग्जीबिशन करके और पूरी दुनिया तक उनके सामान को ले जा सकते हैं। देश के लिए एक बड़ी खबर WHO से आई। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कोरोना वायरस से बचाव के लिए भारत में बनी कोवैक्सीन के इस्तेमाल को मंजूरी दे दी। न्यूज़ 18 के रवि सिंह की खबर है कि WHO से मंजूरी मिलने का मतलब कोवैक्सीन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मंजूरी मिलना है, जिसका फायदा यह होगा कि कोवैक्सीन लगवाने वाले लोगों को विदेश यात्रा में भी कोई परेशानी नहीं होगी। दुनिया के ज्यादातर मुल्कों में उन्हीं लोगों को प्रवेश की इजाजत होती है जिन्होंने WHO से मंजूर हो चुकी कोई वैक्सीन लगवाई हो। इसका फायदा यह भी होगा कि दुनिया के बाकी मुल्कों में भी कोवैक्सीन की मांग बढ़ेगी, जिससे भारत दूसरे देशों में भारत बायोटेक की कोवैक्सीन का एक्सपोर्ट भी कर पाएगा। सूत्रों के मुताबिक WHO से मिली इस मंजूरी की बड़ी वजह G20 समिट में हिस्सा लेने गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयास बने। लखीमपुर हिंसा केस में 2 और आरोपी धरे गए। लखीमपुर हिंसा मामले में 2 और आरोपियों रंजीत सिंह और अवतार सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अमेरिका में अमेजॉन ने अपने गोदाम में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए मास्क लगाने का नियम खत्म कर दिया। हालांकि ये छूट उन्हीं कर्मचारियों को मिलेगी जिन्होंने कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगवा ली हैं। दिल्ली के सदर बाजार इलाके में पैसे और फोन छीनकर भाग रहे एक आरोपी को पुलिस ने पकड़ लिया। यूपी में देवबंद के एक बैंक में गए आदमी से 1 लाख रुपए चोरी कर लिए गए, जिसके बाद पुलिस सीसीटीवी वीडियो की जांच कर आरोपी की तलाश में जुट गई। दिल्ली के पास यूपी के गाजियाबाद की एक इमारत में बने मकान में आग लग गई। हालांकि राहत की बात यह रही कि इस आग पर समय रहते काबू पा लिया गया।